जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन है और ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए इसमें नाम लिखा होता है बाई जितेंद्र सिंह, यानी जिसके द्वारा कोई चीज़ विषय वस्तु दी जाती है उसे बाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब आज जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन है, तो ये कैसे काम करता है, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। इससे पहले हम कुछ पहले दर्पण पढ़ेंगे, गोली दर्पण। फिर उसके बाद में हम उत्तल अवतल दर्पण पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम नीचे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो मेरे जैसे चैनल पर मेरे जाएंगे ना, तो वहीं पर वीडियो होम वीडियोज़ कम्युनिटी का बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी वाले ऑप्शन में आपको जाना है। उसी कम्युनिटी वाले ऑप्शन में मैं टेलीग्राम का चैनल का मैं लिंक मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, डाल दूंगा। तो जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा और ये पीडीएफ वहीं पर आपको मिल जाएगी, वो भी निःशुल्क में। ठीक है। इसके साथ साथ आपको जब क्लास लास्ट हो जाए तो आपको एक कमेंट करना है। कमेंट हमेशा आपके ओपन ही रहेंगे। ऐसे कमेंट करना है कि तुम सही तरीके से पढ़ पाओ और कोई दूसरा उसी सही तरीके से पढ़ करके सुन भी पाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि कुछ भी कमेंट कर दो। ठीक है ना। क्लास आपको कैसे लगी, कंटेंट आपको कैसा लगा, क्लास अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। ठीक है। जैसे अगर आपका पॉजिटिव कमेंट आएगा तो हम इससे बेहतर वीडियोज बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं इसको पहले हटा देता हूँ अपनी इमेज को, इसके बाद हम क्लास की ओर अपनी बढ़ते हैं। ठीक है। आपको मात्र समझना है ध्यान से, क्योंकि पीडीएफ तो मैं आपको देने ही वाला हूँ ना, आपको मात्र ध्यान से समझना है बस केवल। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इमेज मेरी ऑलरेडी हट चुकी है और हम अब प्रॉपर तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है। साइंस को आपको फॉलो भी करना है आपके अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि साइंस बस पढ़ लो, ऐसा नहीं है, उसे फॉलो भी करते हैं। ठीक है। पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि ये आ पाए। ठीक है। अरे हट जाओ भाई। हाँ ठीक है, इतना नहीं, बहुत ज़्यादा जूम हो जाएगा तो फिर दिक्कत जाएगा। ठीक है। पहले हम गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। आखिर किस खेत की मूली का नाम है गोली दर्पण। ठीक है। देखो, हिंदी में बोलते हैं गोली दर्पण और इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है। तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले से एक काटा गया छोटा सा भाग होता है। अभी कैसा होता है बताता हूँ सही तरीके से। ठीक है। जिसके एक तल पर चांदी या पारे की कलाई करके उसके ऊपर शीशे के लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। और गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है। कैसे, आप लोगों के घर में जो मिरर होते हैं, दर्पण होता है, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है। जिस पर आप अपनी छवि देखते हो, तस्वीर देखते हो। ठीक है, उससे बोलते हैं दर्पण। अब जब आप गोली दर्पण देखेंगे ना, तो उसके पीछे चांदी या पारे की कलाई की जाती है, यानी उसे लेपा जाता है, ताकि जब कोई वस्तु उस पर दिख रही है, अगर उसका प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है तो सीधा सीधा उसमें आपका छवि नहीं दिखेगी उस दर्पण में। अगर लेप चांदी या पारे के लेप नहीं है तो। और शीशे के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। ठीक है। अब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है। चलो पहले समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा दर्पण है जो आपके घर में रखा है। ठीक है। अब इसी के नीचे साइड पर इसके दो पृष्ठ होंगे, एक होगा ऊपर वाला और एक होगा नीचे वाला। ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कि नीचे वाले पृष्ठ पर पहले चांदी या पारे की कलाई कर दी जाती है, ऐसे ऐसे। ठीक है। इसके बाद में उसी में लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है पूरे में, पिछले वाले पृष्ठ में ऐसा खूब, ऐसे खूब कर देंगे, ताकि अगर ये ना करें तो शीशे पर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए उसमें लेप कर दिया जाता है शीशे में। अब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन सा? गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? ऐसे बोला करते हैं ना, काइंड्स ऑफ टू पार्ट, इंग्लिश वाले, काइंड्स ऑफ टू पार्ट। अरे यानी कि दो भागों में बांटा गया है, ऐसे यही कहा जाता है।
ठीक है, पहले हम बात करते हैं अवतल दर्पण, फिर नीचे बात करेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है ना। देखिए हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन अभी फिर भी हम प्रयास आपको करते हैं समझाने का, ठीक है। देखिए हम आपको समझा रहे हैं अवतल दर्पण को, आपको ध्यान से समझना है। हम अवतल दर्पण को समझा रहे हैं, और जो भी समझाऊंगा मैं यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है ना। जो भी समझाऊंगा यहाँ पर इसी का यहाँ पर आपको दिखेगा। चलिए अब मान लेते हैं कि मैंने बोला कि कोई भी गोली दर्पण हो, गोले से एक छोटा काटा गया भाग होता है। अब देखो कैसे, हमने मान लिया एक छोटा सा गोला है, ठीक है। अब देखो पहले हम पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर मैं समझाता हूँ। देखो इस दर्पण के उभरे हुए तल पर कलाई तथा शीशे के लाल ऑक्साइड का लेप होता है, और प्रकाश का परावर्तन अंदर की दबे हुए तल से होता है। कैसे, अब जैसे मैं अगर इसको बीच से मैं काट दूं ऐसे, उसने बोला ना कि काटा गया छोटा सा भाग होता है। अगर इसका लेप देखो, इतना तो आपको मालूम होगा कि कलाई की जाती है शीशे के लाल ऑक्साइड का, ठीक है। अब ये हमेशा अवतल दर्पण में हमेशा ऊपर की ओर हमेशा पेंट किया जाता है, ठीक है। और प्रकाश का परावर्तन अंदर के दबे हुए तल से होता है। और देखो आपको ये दिख रहा होगा, मिटाने के इसमें ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास, वो हट जाएगा। अब जैसे कि इसका जो परावर्तन हमेशा अंदर का जो दबा हुआ तल है ना यहाँ पर, क्योंकि देखो सही मायने में ऐसा बना है, ऐसे ऐसे बना है। तो ये तो बाहरी ओर का क्या बोलते हैं कि इसको कलाई की जाती है शीशे या लाल ऑक्साइड के, और परावर्तन अंदर के जो दबा हुआ तल है ना, पीछे धंसा हुआ तल है, उस पर प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं अवतल लेंस, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। अब इसमें हम आपको और कुछ अलग से चीज़ें समझाएंगे, आपको वो भी ध्यान से समझना है, ठीक है। फिर अब फिर से कलाई कर दो बाहर की ओर, और अगर मैंने काटा है बीच से, ऐसे काट देते हैं, ऐसे काट देते हैं बीचों बीच से, जैसे मैंने अभी ऊपर ऐसे काटा था, ठीक है। तो इतना काट के पूरा अलग हो जाएगा, इतना देखो ये पूरा पूरा हट रहा है ना मेरे यहाँ से, देखो मान लो ये है ही नहीं इतना, ये मत इतना है। अब जो इसका प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबे हुए तल से होता है। अब जो आपको ये दिख रहा है ना, परावर्तन यहाँ से हो रहा है, यहाँ से दो दो धसा हुआ तल है, ठीक है। उसे बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, कन्फर्म। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उत्तल दर्पण। जब कभी अवतल दर्पण आपको ना आए ना, तो साइकिल का टायर आपको मालूम है ना कैसा होता है, साइकिल का टायर कैसा होता है आपको मालूम है ना। जब कभी न्यू टायर होता है ना, तो हमेशा उस पर छोटी छोटी कीलें जैसे निकली होती हैं बाहर, कोई भी टायर नया देखना, किसी भी साइकिल का हो, 4 पहिए का 2 पहिए का। तो जब कभी आप जब कभी अवतल दर्पण की बात हो, तो आपके माइंड में तस्वीर बननी चाहिए साइकिल के टायर के या किसी गाड़ी के टायर के, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अगर ऐसा कहीं पर बना है, ऐसा ऐसा, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये अवतल दर्पण है, ठीक है। इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन दर्पण, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अब फिर से हमें एक दर्पण बनाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। अब इस दर्पण के अंदर की ओर दबे, अब देखो इसमें पहले हम ऊपर वाले में कलाई कर रहे थे ऊपर की ओर से, लेकिन अब इसमें हम करेंगे नीचे की ओर से। देखो इसमें लिखा भी है, इस दर्पण के अंदर की ओर दबे तल पर कलाई तथा शीशे के लाल ऑक्साइड का लेप होता है, और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अब देखो ये अवतल दर्पण है, आपको ध्यान से समझना है, आपको मत ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो अब इसमें हम अब करेंगे नीचे की ओर, ऐसे ही अंदर की जो दबा हुआ तल है ना, धसा हुआ, अब इस पर कलाई करेंगे। अब पिछले वाले में बाहर की ओर कर रहे थे, लेकिन उत्तल दर्पण में अंदर की ओर कर रहे हैं, ठीक है। और प्रकाश का जो परावर्तन होगा ना, वो उभरा हुआ तल से होगा, यानी जो ये वाला आपको उभरा हुआ तल दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है इतना उभरा हुआ तल, ये ऐसे कुछ, ये पूरा कुछ ऐसे कुछ बना है ऐसे। तो उभरा हुआ तल आपको दिख रहा है ना, ये उभार हुआ, ये दिखता है कि हाँ कोई तिरछा सा है, ये लगता है ना, ये वाला। तो प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, किसमें, उत्तल दर्पण में।
कन्फर्म। चलिए अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है पूरा पूरा। और तुम्हें ये एनसीईआरटी है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, एनसीईआरटी। ठीक है, जो आपकी पुस्तकें चलती हैं ना 9, 10, 11, 12, जिन पर डायरेक्ट नौकरियां मिलती हैं, उन सभी प्रश्न एनसीईआरटी से ही दिया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या कर दिया, प्रतिबिंब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो, जब कोई वस्तु हो उसे बोलते हैं बिंब, ध्यान रखना। जब वस्तु को हम बोलते हैं, वस्तु को हम बोलते हैं बिंब, और जो दर्पण में हमारी इमेज बन रही है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। जो दर्पण में हमारी इमेज बन रही है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। आपको ध्यान रखना है। मान लो आदमी खड़ा है, मैन खड़ा है, या फिर मैं ही क्यों खड़ा हूँ, अगर मैं दर्पण के सामने बना, मतलब मैं खड़ा हूँ, तो मैं बोलता हूँ बिंब। और जब मेरी इमेज दर्पण पर बनती है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले हम पढ़ते हैं कि आखिर प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है, चाहे कोई वस्तु रखा जाए, चाहे कोई आदमी खड़ा हो, चाहे कोई मानव या ह्यूमन कोई भी खड़ा हो। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में वस्तु की जो आकृति हमें दिखाई देती है, यानी मैंने वही सेम बाय सेम बोला था। ठीक है, जो दर्पण के सामने, जो दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब हमें दिखाई देती है, यानी कि मेरी इमेज दिखाई देती है किसमें, दर्पण में, उसे बोलते हैं वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, और ये 2 प्रकार का होता है। एक बार ध्यान से दोबारा समझो। चलिए, साइंस जितना समझ पाएंगे उतना सही रहता है। ठीक है ना। बिंब यानी प्रतिबिंब, बिंब अलग है, दूसरा प्रतिबिंब अलग है। मैंने बोला कि अगर मैं दर्पण के सामने खड़ा हो रहा हूँ तो मैं बिंब हूँ। ठीक है, लेकिन जो दर्पण में मेरी इमेज बन रही है वो मेरी प्रतिबिंब है। ठीक है, तो आपको बिंब और प्रतिबिंब में आपको अंतर आया है, आपको उत्तर आंसर आना चाहिए, हाँ आपका आ गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब आखिर किसे कहते हैं। तो जब कोई वस्तु किसी दर्पण के सामने रखी जाती है तो दर्पण में वस्तु की जो हमें आकृति दिखाई देती है उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला, एक बोलते हैं वास्तविक और एक बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अच्छा ठीक है, आपको मैं होमवर्क के रूप में देता हूँ और आपका यह काम नहीं है, आप घर में दर्पण अवश्य होगा, उसे बोलते हैं समतल दर्पण। ठीक है, जिस पर हम लोग ब्यूटी पार्लर या फिर घरों में हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो समतल दर्पण होता है क्योंकि प्लेन पूरा होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि आपको अपने घर पर कोई भी वस्तु, आपके पास पेन है, पेंसिल है, आपके पास मोबाइल है, कुछ भी आप उस दर्पण के सामने रखिए, तो जो आप दर्पण के सामने जिसको आप रखेंगे ना तो बिंब होगा। लेकिन जो मान लो अगर फ़ोन आपने अगर रखा है दर्पण के सामने, तो ये फ़ोन की प्रतिबिंब बनेगी दर्पण में। ठीक है, आप इतना करके प्रैक्टिकल करिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ प्रतिबिंब आखिर इसे बोलते हैं। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब आखिर किस क्षेत्र की मूल्य है भाई, किसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए, मैं मान लेता हूँ कि दर्पण है, मान लो, मानने में क्या जाता है, वैसे भी साइंस ज़्यादा मानते हैं ऐसे। अच्छा ठीक है, अगर मेरी वस्तु, मेरी इमेज यानी कि मेरा प्रतिबिंब अगर दर्पण के अगर आगे बनता है, यानी इस ओर बनता है, यानी दर्पण के आगे की ओर बनता है, तो उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि उसे बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, नेक्स्ट, अब आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, यदि मान लो कि ये पूरा दर्पण है, पूरा दर्पण है ये वाला, और मेरी इमेज दर्पण के जस्ट पीछे बन रही हो, दर्पण के जस्ट पीछे बन रही हो, पीछे की ओर, तो बनेगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, जिसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, आप कभी देखना कि बहुत सारा आभासी प्रतिबिंब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आप लोग कह सकते हैं ना प्रोजेक्टर, नाम सुना होगा ना प्रोजेक्टर में, तो वो आभासी प्रतिबिंब उसमें बनता है क्योंकि उनमें मात्र आभास होता है, रियल का नहीं होता उसमें।
कि आदमी खड़ा है मतलब उसको पकड़ लो, तो पकड़ नहीं पाओगे ना, आभासी होता है, मात्र देख पाओगे बस। अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, सेम बाय सेम यही लाइन आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलकर जो हमें आकृति बनाती हैं, उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी दर्पण के सामने किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलकर जो आकृति बनाती हैं, उसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। अब आपको ध्यान रखना है, अच्छा सवाल है, आपसे पूछेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किस पर बनता है, अवतल दर्पण पर या फिर उत्तल दर्पण पर। ठीक है, तो आपका उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण पर, यानी कॉनकेव मिरर पर। ठीक है, अवतल दर्पण को इंग्लिश बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ओके, बढ़े। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल दर्पण में, और कैसा बनेगा, ये हमेशा उल्टा बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब की, यानी ये प्रतिबिंब दर्पण के जस्ट पीछे बनेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस आकृति से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखो, उसमें जाती हुई प्रतीत होती है, लेकिन इसमें आती हुई प्रतीत हो रही हैं। आकृति इसमें मात्र आकृति मतलब कि मात्र में आकृति बन भर रही है बस, और इसमें आकृति में आती हुई प्रतीत हो रही है, किसमें, आभासी प्रतिबिंब में। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखने चीज ये दोनों चीजें ध्यान रखने लायक हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा और समतल दर्पण द्वारा बनाया जाएगा। अरे भाई, जब आप लोग फोटो देखते हैं किसी मिरर में, जब आपके घरों में होता है, तो आपकी इमेज सीधे तो बनती है, बस हो गया। इसमें समझने की बात ही क्या है साइंस में। अब बात करते हैं गोली दर्पण के कुछ उपयोग बता दीजिए भाई, ये प्रश्न है पूरा। तो गोली दर्पण के कुछ उपयोग हैं, उन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक है अवतल दर्पण का उपयोग कैसे और कहाँ होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हमें वस्तु को बड़ा करना हो, वस्तु को, या किसी ऐसी स्थिति है जहाँ पर इनको बड़ा किया जाता है, जैसे देख लो, गौर से आपको देखना है, बड़ा ज़्यादा जूम हो गया क्या। ठीक है, बात करते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बनता है। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, इस गुण के कारण इस गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। ठीक है, आप जब कभी बड़े बड़े सैलून में जाना ना, तो वहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है, तो आपका चेहरा बड़ा बड़ा सा दिखता है, मन लगता है कि पता नहीं कहाँ से रावण जैसा आदमी आ गया है, यानी बड़ा सा खूब। तो इसीलिए उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ताकि छोटे छोटे आपको जो पिंपल्स से छोटे छोटे दाने उसमें दिखते हैं उस दाढ़ी बनाने वाले व्यक्ति को, इसलिए वहाँ पर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अब डॉक्टर अवतल दर्पण द्वारा नाक, कान, गले के भीतर जो अंगों की जांच करने के लिए करता है, जो आँख, नाक, कान
वाला जो डॉक्टर होता है उसके पास एक दर्पण होता है, ठीक है, वो हाथ में ले रहता है और बोला कि मुँह खोलो आ ऊ ई करा करता है ना दांतों में, तो उसमें देखा करता है उससे उससे उस दर्पण से तुम्हारा जो दांत है ना बड़ा बड़ा दिखता है वो डेंटिस्ट को, ठीक है। तभी वो जान पाता है कि हाँ तुम्हें आखिर तुम्हारे दांत में क्या समस्या है, तुम्हारे कान में क्या समस्या है और तुम्हारे नाक में भी क्या समस्या है, फिर तुम्हारे गले में क्या समस्या है, ठीक है। थर्ड है अवतल दर्पण को परावर्तक के रूप में जाना जाता है। पॉइंट था ये केवल बस। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, जिसको बोलते हैं इसे बोलते हैं कन्वेक्स मिरर और अवतल को बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जिसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है, जिसने लिखा है एनसीईआरटी कभी गलत नहीं करती, ना कभी गलत छापती है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए मोटर और ट्रक जो चालकों के सीट के पास उत्तल लेंस लगा होता है। आपके पास अगर कोई गाड़ी है 2 पहिए 4 पहिए, तो उसमें एक राइट और एक दर्पण लगा होता है छोटा सा, लेकिन वो बहुत पीछे तक की गाड़ी को कवर करता है। उसमें ड्राइवर को दिखता है कि हाँ मेरे पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है, ठीक है, जिसे चालक को अपने वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था। अब बात करते हैं कि जो सड़क के किनारे जो लैंप लगे होते हैं ना, सड़क पर लगे लैंपों में परावर्तक जो मतलब जो उनका लेंस होता है उसमें भी उत्तल लेंस ही लगा होता है। क्यों? क्योंकि जब उस पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी ना तो फैला देता है, ठीक है ना। इस लैंप का प्रकाश बहुत बड़े क्षेत्रफल पर फैल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज लाइट? व्हाट इज लाइट? ठीक है, व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है? चलिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही बात है, जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोतों से प्राप्त होता है। देखो, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत कैसे हैं? जब कभी सूर्य भगवान निकलते हैं, हम तो भाई भगवान ही बोलते हैं हमेशा, तो जैसे उसकी किरणें पृथ्वी पर आती है ना, तो उससे बहुत सारे जीवों को ऊर्जा मिलती है, वो चाहे पेड़ पौधे हों या फिर आधुनिक समय में हमारे घरों में जो सौर ऊर्जा जो पैनल लगाए जाते हैं ना, अगर सूर्य न निकले ना तो कभी किसी काम के नहीं डब्बा हो जाते हैं। अगर सौर किरणें इस पर पड़ रही तो तुम्हें वो पैनल ऊर्जा देगा, इसलिए प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। यह विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और मानव स्रोतों से प्राप्त होता है। अब प्राकृतिक स्रोत यही है सूर्य भगवान, जब कभी निकलते हैं इन्हें किसी कारण की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं निकल आते हैं और सुबह निकलेंगे और शाम के डूब जाते हैं। और जो मानव निर्मित स्रोत कौन कौन से हैं? हमारे घरों में जो बल्ब लगे होते हैं ना, ये सभी मानव निर्मित स्रोत हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्रकाश, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या से क्या तात्पर्य है। अब मैं आपको मैं यहाँ पर एक मिरर बनाऊंगा फिर समझाऊंगा, ठीक है। मानते हैं कि मुख्य अक्ष है, ठीक है। दरअसल ये लाइन सीधी होती है ऐसे ही, ऐसे, ठीक है। पहले मैं पढ़ता हूँ फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है ना। गोली दर्पण है, पूरे वर्पण नहीं दर्पण। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का छोटा सा भाग होता है, मैंने पढ़ा था ना, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं तथा गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं। वक्रता केंद्र हमेशा सी होता है। देखो, अगर कोई वस्तु हमेशा सेंटर में से बीच में ही रहता है गोले का, जो बीच में पॉइंट है उसे बोलते हैं सी, वक्रता केंद्र सी। और सी और यहाँ पर बोलते हैं मुख्य अक्ष को हम बोलते हैं पी, यहाँ पर पी बोला करते हैं इसको। जहाँ पर आपको तीर दिखाई दे रही है वाली, ये वाली, यहीं पर होता है पी, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। और मगर अगर इन दोनों की लाइनों को अगर मैं मिला दूँ ऐसे, तो ये होता है आर,
मैं बड़ा करता हूँ, 1 मिनट, मुझे बड़ा करना आता है सही तरीके से। अब फिर देखो आराम से ऐसे, ठीक है। हमने कैसे लाइन मान दी है, मतलब माना ऐसे, दरअसल बीचों बीच लाइन होती है ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब इसका कोई पॉइंट होगा हमें सेंटर, इसको बोलते हैं केंद्र। जब दर्पण का जो केंद्र होता है ना उसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको लिखते हैं सी से। और यहीं पर एक होता है मुख्य अक्ष, जिसको हम बोलते हैं पी। मैं नहीं बनाऊंगा यहाँ पर ऐसे पी। अब इन दोनों के स्थान यानी सी और पी के दोनों के बीच के स्थान को हम 8 प्रदर्शित करते हैं, जिसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। आपको समझ में आया? तो यही होता है, ठीक है। ओके, बढ़े आगे की ओर चलिए। ये देखो, उस गोले की वक्रता केंद्र आर से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं, और गोले के जो त्रिज्या होती हैं उसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पर आसपास से साउंड मन बजाते हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा भी लाउड आएगा तो मैं बंद कर दूँ क्लास को, ठीक है ना, पर अभी नहीं बंद करूँगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कब सीधा, बड़ा और आभासी बनता है? तो यदि वस्तु अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि पी, लास्ट में मैंने आपको पी बताया था ना कि पी है लास्ट वाला, जब भी गोला बना था बोलना कि यहाँ पर एक पी था, यहाँ पर एक, अरे भाई तू ना, पी यहाँ पर बोला था, वही दर्पण ध्रुव पी और फोकस दूरी एफ, एफ यहाँ कहीं पर बीच में होगा, यहाँ पर ऐसे एफ, इसको बोलते फोकल के बीच में अगर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा, बड़ा और आभासी बनता है। सबसे ज़्यादा छोटी है ना, तो उनको समझाना बहुत ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा है इसमें। देखो ये है, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से इसको, अरे भाई तुम ना चल, यहाँ से इसको मिला देंगे तो इसे बोलते सी, वक्रता केंद्र सी, और इसे बोलते पी, और यहीं पर बनता एफ। जब ये वस्तु कहीं यहीं पर रखी जाएगी ना, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये हमेशा बड़ा बनेगा, सॉरी सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब बात करते हैं कि अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर यानी सी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। नेक्स्ट, इसका सूत्र होता है, इसको यत में याद करना है, ये अवतल दर्पण के लिए सूत्र है, इसको आपको याद करना पड़ेगा ना। इसका सूत्र होता है 1/1 1/1 वी, अरे भाई तुम क्यों लिख रहे हो, मैं खुद लिखूंगा ना, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f नहीं होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी गया, ये वही है, ठीक है। तो चलिए क्लास को अभी मैं लास्ट करता हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ हमारी बहुत बड़ी है, पूरी 5 पेज की पूरी पीडीएफ है, देखो चाहे, ये देखो, ठीक है। अभी बहुत बाकी था, अभी तो मैं 4 ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी 6 का मैं कल पढ़ाऊँगा, अभी नहीं, ये फिर शाम तक इसकी वीडियो आ जाएगी, पर अभी नहीं आएगी ना, मुझे छोटा सा काम आ गया, इसलिए मैं क्लास को मुझको लास्ट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको नीचे कमेंट करना है और बताना है कि क्लास आपको कैसी लग रही है, ठीक है। क्योंकि अब पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि साउंड बज रहा है, लाउड आ भी रहा होगा ना, ठीक है ना। तो चलो क्लास को मैं लास्ट करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करिएगा। ओके, चलिए क्लास को लास्ट करते हैं, हमेशा खुश रहना और मस्त रहना।